जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया। चलिए, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में इस समय जो हमारा चल रहा है वो है परिवहन। मतलब परिवहन हम देख रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे वीडियो हो चुके हैं, आप लोग देखेंगे, अगर प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो लगभग सभी टॉपिक, मतलब पहले वाले जो भी हैं कंप्लीट हुए। इसके बाद तो नहीं, पहले वाले थोड़ा सा ही बचा है। अब हम लोग भारतीय भूगोल में थोड़ा सा ही बचा है। इसके बाद जैसे ये परिवहन समाप्त होगा, इसके बाद हम लोग देखेंगे सिंचाई। सिंचाई मतलब एग्रीकल्चर देखेंगे, इरिगेशन ये समझ लेंगे, मतलब कृषि और सिंचाई दोनों को थोड़ा सा देख लिया जाएगा। फिर इसके बाद थोड़ा सा बचेगा जनजाति, उसको देख के समाप्त कर देंगे। तो लगभग सॉरी, हम लोग समाप्ति की ओर हैं, इंडियन जियोग्राफी में समाप्ति की ओर है। तो इससे पहले क्या बात हुई थी, इसके बारे में थोड़ा देखें। सड़क परिवहन के बारे में बात हुई थी। सड़क परिवहन देखें कि जो नेशनल हाईवे है उसके बारे में थोड़ा बहुत देखें। फिर इसके बाद राज्य के बारे में देखें, राज्य राजमार्ग के बारे में। फिर थोड़ा बहुत जिला, और फिर इसके बाद ग्रामीण, और फिर अन्य सड़कों के बारे में देखें। थोड़ा बहुत सीमा सड़क संगठन के बारे में भी देखें, उसके बारे में थोड़ा बहुत ही देखे हैं। तो आप लोग पहले जाके उसे देखिएगा। उससे पहले हम लोग रेलवे के बारे में बात किए। रेलवे कब की शुरुआत हुई, मतलब उसका विद्युतीकरण कब शुरू हुआ, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ, 17 रेल जोनों में जो विभाजित किया गया उसके बारे में देखिए कौन कौन सा। 17 रेल जोन में मुख्य रूप से पूछा जाता है, इसलिए उसको बताया गया। उसको याद ही करना है, उसे छोड़ना नहीं। डिविजनल नहीं पूछा जाता, ना ही उपक्रम पूछा जाता है, लेकिन जो 17 रेल जोन है उसमें एक दो पूछ लिया जाता है, तो उसको आप देखिएगा। और आज हम लोग उसी से आगे चलते हैं। जो है जल परिवहन ना, परिवहन को दो भागों में डिवाइड, मतलब 3 भागों में डिवाइड किया गया था। स्थल और जल और वायु परिवहन, इनके बारे में देखा गया था। स्थल को 2 भागों में, सड़क और रेल परिवहन को देखा गया। तो सड़क एवं रेल परिवहन हो गया। आज हम थोड़ा सा जल परिवहन के बारे में देख लें। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आइए देखते हैं। तो क्या देखेंगे हम? जल मार्ग। जल मार्ग के बारे में देखिए। जल मार्ग जो है वो 2 प्रकार के, तो हम दो प्रकार का, मतलब एक तो हो गया अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग। अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग, अंतरराष्ट्रीय इस तरह भी लिख सकते हैं, चाहे उस तरह, जो इच्छा हो दोनों तरह से लिख सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग, और एक है अंतर्देशीय जल मार्ग। अंतर्देशीय जल मार्ग, तो अंतर्देशीय अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग। तो अंतरराष्ट्रीय के बारे में हमको नहीं देखना, मुख्य रूप से हमको देखना क्या है, वो है अंतर्देशीय। अंतरराष्ट्रीय का मतलब ये हो गया कि जैसे जल, ये हो गया समुद्र, हो गया समुद्र के द्वारा क्या हुआ, पूरा जो भी आयात निर्यात होता है उसके बारे में है इसमें अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग। भारत में भी, मतलब हर देश में, भारत ही नहीं, हर देश जहाँ जिसकी सीमा क्या होती है, समुद्र से लगती है, तो वो क्या करता है, या नहीं भी लगती है तब भी पहुंचाता है माल। तो क्या करता है वो, मुख्य रूप से जो समुद्र होते हैं, जैसे भारत की इधर क्या है, इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर क्या अरब सागर, वो नीचे क्या हिंद महासागर। तो इस क्षेत्र में जितने भी देश हैं जिसका सीमा लगती है, वो क्या होता है, जल मार्ग के द्वारा उससे आयात और निर्यात दोनों चीज करते हैं। तो भारत भी करता है, उसमें तो कोई महत्वपूर्ण, मतलब भारत ऐसा नहीं कि भारत ही करता और कोई देश नहीं करता, तो उसमें तो सभी देश करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग के अंतर्गत आता है। अंतर्देशीय जलमार्ग का मतलब ये हो गया कि भारत में नदियां में हम, बड़ी बड़े नहरें हैं, नदियां हैं, उनके द्वारा क्या हुआ गया, एक क्षेत्र से दूसरे स्थान तक सामान ले जाया गया, या मुख्य रूप से बंदरगाह तक, बंदरगाह को मुख्य रूप से आंतरिक क्षेत्र से जोड़ने के लिए प्रयोग किया गया उस जलमार्ग का। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अंतर्देशीय जलमार्ग में मुख्य रूप से जैसे नदियां हैं, नदियां बहती हैं तो कहीं ना कहीं जाके गिरेंगे, तो वहां बंदरगाह बने हुए, तो बंदरगाह से जो सामान उठाएगा और सामान उठाकर अंदर आंतरिक क्षेत्र से नदियों के द्वारा उसके क्षेत्र के आंतरिक भाग में ले जाया जाएगा। तो इसके बारे में, मतलब इस रूप में प्रयोग किया जाता है जो आंतरिक जलमार्ग का है। तो हम लोग इसको देखेंगे, अंतर्देशीय जलमार्ग। अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग तो आप जानते हैं ना कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग का मतलब समुद्रों का प्रयोग करके जो व्यापार किया जाता है उसे अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग कहते हैं। ठीक, तो हम लोग रफ करने वाला, एक सेकेंड रुकिए रफ करने के लिए। चलिए, तो हम लोग क्या देखेंगे, अंतर्देशीय जलमार्ग के बारे में देखेंगे।
तो अंतर्देशीय जलमार्ग आप लिखिए, अंतर्देशीय जलमार्ग। अंतर्देशीय जलमार्ग, जिसमें क्या होता है, नदी मुख्य रूप से क्या किया जाता है, पहला बिंदु क्या, अंतर्देशीय जलमार्ग में मुख्य रूप से नदियां या नहरों का प्रयोग किया जाता है। नदियां और नहर लिख लीजिए। इसमें किसमें, इसमें का मतलब ये हो गया कि अंतर्देशीय जलमार्ग में, यह लिख लीजिए अंतर्देशीय जलमार्ग में नदियां व नहरों का प्रयोग होता है। प्रयोग का मतलब उपयोग होता है, उपयोग होता है या प्रयोग होता है। ठीक, तो इसमें मतलब अंतर्देशीय जलमार्ग में नदियां नहरों का उपयोग होता है। अंतर्देशीय जलमार्ग, अब क्या हुआ, इससे कि मान लेते हैं नदी यहाँ से यहाँ नीचे बह रही, मान लेते हैं ये गंगा नदी बह रही, गंगा नदी इस क्षेत्र से बह रही, उत्तराखंड से निकली, उत्तराखंड से निकले उत्तर प्रदेश से होते हुए आगे बढ़ी, तब क्या हुआ, इस यहाँ से ये जलमार्ग है, नदियां यहाँ से आई, यहाँ पास आप जानते हैं कि दो धारा में विभाजित हो जाती है, एक चली जाती है बांग्लादेश में, एक आ जाती है हल्दिया बंदरगाह तक, ये पूरा नीचे से बटता हुआ। तो अब ये बताइए, हुगली नदी जिसे कहते हैं, तो क्या हुआ, हुगली नदी एक धारा निकल जाती है गंगा नदी की, यहाँ चली जाती है जिसे जमुना कहा जाता है जो बांग्लादेश में, और एक नीचे आ जाती है जिसे हुगली नदी कहते हैं। तो इस क्षेत्र से यदि ये एक जलमार्ग की तरह कार्य होगा, क्योंकि इस क्षेत्र से अब यहाँ से कोई सामान ले जाना होगा, कोलकाता से हल्दिया बंदरगाह या कोलकाता बंदरगाह से यहाँ सामान आसानी से ले जाए, या यहाँ से कोई सामान ले जाना हो, तो अब इस जलमार्ग के द्वारा क्या हुआ, जहाजों का प्रयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया गया मुख्य रूप से, तो आसानी से हो जाता है, खर्चीला भी कम है। ऐसा जैसे रोज हमारा जो सबसे ज्यादा खर्च आता है, देखिए रोड से ज्यादा खर्च आता है जो रोड परिवहन है, सड़क परिवहन के द्वारा, फिर उससे सस्ता है रेल परिवहन, और उससे भी सस्ता है ये क्या हुआ, अंतर्देशीय जो जलमार्ग उससे भी रेलवे से भी सस्ता होता है। ठीक, इसी प्रकार जैसे इधर आप ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है तो यहाँ हो गया, गोदावरी बह रही है उसमें हो गया, उसकी सहायक नदी भी हो गई जो तेनगंगा वेनगंगा ये सभी, कृष्णा नदी हो गई, भीमा इसकी कोयना जो ये सभी नदियां हैं उसकी सहायक नदी, जुआरी और मांडवी हो गया जैसे गोवा में, फिर इसके बाद यहाँ तापी नदी हो गया, नर्मदा नदी हो गया, महानदी हो गया, महानदी जो छत्तीसगढ़ से निकलती है और कहाँ मुहाना बनाती है, उड़ीसा मुहाना बनाती है। तो ये सभी नदियां, इनमें क्या हुआ, इसका प्रयोग क्या करते हैं, आंतरिक क्षेत्र से मतलब बंदरगाहों तक जोड़ दिया जाता है ताकि आसानी से जो वस्तुएं हों उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक सस्ते में पहुंचाया जा सके। मतलब ये जलमार्ग सस्ता होता है, जलमार्ग सबसे सस्ता ही होता है। इसी कारण क्या होता है, सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है अंतरराष्ट्रीय में भी तो जलमार्गों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इसमें अंतर्देशीय जलमार्ग में नदियां और नहरों का प्रयोग होता है, और नहर भी बनाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ उद्योग मंडल नहर है, और इसके बाद बर्किंगम नहर है, तो उद्योग मंडल पुंडुचेरी नहर है। तो ये नहरों का प्रयोग हम लोग जलमार्ग के रूप में भी करते हैं। मतलब अपेक्षाकृत गहरा होता है, जिस कारण से जहाज आसानी से, गहरा नहीं होगा तो जहाज आसानी से जा ही नहीं सकता, फिर उसमें जहाज जा ही नहीं पाएगा, लेकिन उसे अपेक्षाकृत गहरा होता है सामान्य नहरों से, ताकि उससे क्या गुजर सके, उससे जहाज गुजर सके। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, दूसरा बिंदु क्या लिखेंगे, मैं मुख्य रूप से क्या करता है, आंतरिक क्षेत्र को बंदरगाह से जोड़ने का कार्य करता है। ये क्या होता है, अंतर्देशीय जलमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग आंतरिक क्षेत्र को बंदरगाह से गाह तक जोड़ने का कार्य करता है। ठीक, जोड़ने का करता है, और यह जलमार्ग सबसे सस्ता होता है। लिखिए, सबसे सस्ता भी होता है। यह जलमार्ग सबसे सस्ता भी होता है, और बंदरगाह तक जोड़ने का मतलब अब सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना हुआ, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मान लीजिए
कोई सामान ले जाना हुआ कहाँ तक, कोलकाता तक, तो आसानी से जहाज के माध्यम से, मतलब गंगा नदी बहती है उसी के साथ आसानी से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब नदी में नहीं डाल देंगे जहाजों का प्रयोग करके ले जाएंगे ना। ठीक, तो इतना लिख लिए, चलिए। तो लिख लिए इतना। तीसरा बिंदु क्या लिखेंगे? तीसरा बिंदु लिखिए, नोएडा में जो इसका मुख्यालय है क्या है? अंतर्देशीय लिखिए ऐसे, अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण नोएडा में स्थित। ये है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कहाँ स्थित है? वो है नोएडा में। ठीक, इसको लिख लीजिएगा। 1986 में इसको किया गया, बनाया गया, मतलब भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का जो मुख्यालय स्थित वो कहाँ है? वो है नोएडा में। ठीक, नोएडा में स्थित है, इसको लिख लीजिए। एक है जो राष्ट्रीय लिखिए, एक और लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय जलमार्ग नौवहन संस्थान, इसका जो मुख्यालय स्थित है वो कहाँ स्थित है? वो है पटना में। ठीक, ये दोनों लिख लीजिए। राष्ट्रीय जलमार्ग नौवहन संस्थान कहाँ स्थित? पटना। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण कहाँ स्थित है? वो है नोएडा में। ठीक, कितना लिख लीजिएगा, नोएडा और पटना। नोएडा कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में। पटना तो बिहार में स्थित है, जानते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बिहार कहाँ है? बिहार वाला क्षेत्र ये है, ये वाला क्षेत्र आप देखेंगे, यहाँ वाला बिहार वाला क्षेत्र, इससे बगल में ये है उत्तर प्रदेश, उसके नीचे पश्चिम बंगाल, उससे ऊपर झारखंड। ठीक, राज्य अब आपको मालूम है ना, इतना तो अब हो गया, तो शुरू से क्लास करते आ रहे होंगे, तो अब तो राज्य याद हो गए होंगे ना, सभी क्षेत्र याद हो गए होंगे, इतने बार बताया गया सभी राज्यों के बारे में, तो याद ही हो गए होंगे। ठीक, चलिए, तो थोड़ा सा अब हम लोग जलमार्ग के बारे में देख लेते हैं। 2016 में भारत सरकार द्वारा ये कहा गया कि भारत में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। तो पांचवा बिंदु क्या लिखेंगे? 2016, मतलब अब तक लिखिए। 2016 में सरकार द्वारा क्या कहा गया? 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग, जिसमें इसी के नीचे लिखेंगे क्या? जिसमें 106 जलमार्ग 2000 राष्ट्रीय जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग 2016 में घोषित हुए। तो और पहले से 106 राष्ट्रीय जलमार्ग जो हैं 2016 में घोषित किए गए। ठीक, तो 2016 में राष्ट्रीय, मतलब सरकार ने कहा 111 राष्ट्रीय जलमार्ग, मतलब अब तक क्या है? अब तक 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, इसमें 106 क्या हुए? 2016 में घोषित किए गए। इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा बहुत कुछ देख लेते हैं। जैसे नेशनल वाटरवे यहाँ है, मतलब पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, थोड़ा सा 4-5 देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा ही देख लेंगे, ज़्यादा नहीं ना। चलिए, लिख लीजिएगा, इतना सब लिखते जाइएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा लिखवाया भी नहीं जा रहा है। जो महत्वपूर्ण है उतना तो लिखना ही पड़ेगा, जितना महत्वपूर्ण है उतना तो लिखना नहीं पड़ेगा। तो अब हम कुछ राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में देख लें। राष्ट्रीय जलमार्ग, तो
राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, कुछ राष्ट्रीय जलमार्ग। तो इसे नेशनल वाटरवे कह सकते हैं, नेशनल वाटरवे, ठीक है। तो NW लिखेंगे, नेशनल, जैसे NH तक क्या था, NH था हमारा नेशनल हाईवे था, और ये क्या, नेशनल वाटरवे, ठीक। वे का मतलब होता है सड़क, वाटर का मतलब जल हो गया, मार्ग हो गया, मतलब वे का मतलब हो गया मार्ग हो गया, और वाटर का मतलब तो जानते ही है जल। उसी प्रकार हाईवे था, तो हाईवे में भी उसी प्रकार मान लीजिए क्या है। तो पहला क्या है, राष्ट्रीय NW का मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीय जलमार्ग या नेशनल वाटरवे पहला, ठीक है। वो कहाँ से कहाँ तक है, वो है प्रयागराज, जानते हैं इलाहाबाद जिसे कहते हैं, मतलब इलाहाबाद अब नहीं कहते हैं, प्रयागराज। ये है उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, ये है पटना, और ये है यहाँ पास पटना थोड़ा सा ये है। और यहाँ देखेंगे तो हल्दिया पड़ता है। तो यहाँ से ये नदी बहती है, कौन सी नदी बहती है आप जानते हैं, यहाँ से गंगा नदी यहाँ से निकलती है, ऐसे बहते हुए आती है, तो इस तरह होते हुए ऐसे जाती है, यहाँ जाकर दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक बांग्लादेश में चली जाती है, एक नीचे जा जाती है, इस तरह। इसे क्या कहते हैं, ये वाला क्षेत्र हुगली नदी कहलाता है। ध्यान सुनिए, ये दो क्षेत्र में एक इधर चली जाती है धारा, कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश। ये गंगा नदी बहती है, और गंगा नदी कहाँ, जब पश्चिम बंगाल में आती है तो एक धारा उसकी बांग्लादेश में जाती है, एक धारा नीचे की तरफ मुड़ती है। जो नीचे की तरफ धारा जाती है उसे कहते हैं हुगली नदी। जब हम नदियों के बारे में देख रहे थे ना, उसमें बताया गया था, अगर आप लोग देखे होंगे, लिखे होंगे तो देखिएगा। तो यहाँ से ये हुगली नदी यहाँ से जाता है, तो ये हो गया। तो इलाहाबाद, ये है प्रयागराज, प्रयागराज से कहाँ तक, ये हल्दिया तक, हल्दिया तक क्या है, नेशनल वाटरवे 1 घोषित किया गया है, ठीक। चलिए, तो क्या लिखेंगे, तो इलाहाबाद या प्रयागराज, प्रयागराज लिख रहे हैं, प्रयागराज या इलाहाबाद, जो इच्छा हो आप लिख लीजिए। प्रयागराज से हल्दिया तक, ठीक। प्रयागराज से हल्दिया तक ये है स्थित है नेशनल वाटरवे। नेशनल वाटरवे लिख लीजिए, नेशनल वाटरवे, ठीक है, ठीक। तो प्रयागराज से हल्दिया तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक प्रयागराज ये है, ये प्रयागराज लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, है प्रयागराज, ये है हल्दिया, तो लिख लीजिए आप लोग प्रयाग, ये क्या, हल्दिया, ठीक ठीक। ये है पटना, ठीक है। तो दूसरा इसी में क्या लिखेंगे, प्रयागराज से हल्दिया तक है, ठीक। ये इसकी जो लंबाई वो है 1620 किलोमीटर, इसकी लंबाई क्या लिखेंगे, इसी में लिखिएगा, नेशनल वाटरवे फर्स्ट में। इसकी लंबाई 1120 किलोमीटर, 1120 किलोमीटर तक है, इसकी लंबाई 1120 किलोमीटर तक है, 1120 किलोमीटर तक इसकी, यहाँ से प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक, प्रयागराज इसे लिखिएगा या इलाहाबाद। तो प्रयागराज से हल्दिया तक कितनी है, 1120 किलोमीटर तक, कोई परेशानी नहीं। यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये क्या है, ये वाला उत्तर प्रदेश, यहाँ से बिहार शुरू है, बिहार में, और यहाँ थोड़ा सा झारखंड पड़ता है, और फिर नीचे वाला पूरा क्षेत्र क्या है, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र। तो अगर हम इसको 3 भागों में डिवाइड करें, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये वाला क्षेत्र एक हो गया, यहाँ से यहाँ तक, एक क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक हो गया, और एक क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक हो गया ना। तो अगर इसे हम 3 भागों में डिवाइड करके, तो इसकी जो लंबाई है हल्दिया से ये फरक्का तक, क्या है, ये इसे कहते हैं फरक्का, ये है फरक्का, ठीक। तो क्या लिखेंगे इसमें, अगर लिखना चाहें तो हल्दिया से फरक्का तक लिखिए, इसे हल्दिया और फरक्का, फरक्का तक क्या है, इसकी जो लंबाई है वो है 540 किलोमीटर। फिर ये जो फरक्का से लेकर पटना तक कितना है, फरक्का से पटना, पटना क्या है, उत्तर प्रदेश, मतलब बिहार की राजधानी है। तो 560 है, 560 किलोमीटर, और ये है 460 किलोमीटर, ठीक।
तो 560 किलोमीटर कहाँ है, हल्दिया से फरक्का तक। ये यहाँ से हल्दिया से फरक्का तक 560 किलोमीटर है। 460 किलोमीटर सीगे वाला क्षेत्र है। तो 509 और 60 गुने 120 कितना हो गया, 1020 हो गया। तो अभी क्या हुआ, अब 600 यहाँ तक है, पटना से प्रयागराज तक, प्रयाग तक है 600 किलोमीटर। ठीक, तो पटना से प्रयाग तक 600 किलोमीटर हो गया ना, 1620 किलोमीटर हो गया। देखिए 560, 460, ये 509, 120, 1020 और ये 600। तो पटना से प्रयाग तक 600 किलोमीटर, फरक्का से पटना तक 460 किलोमीटर, हल्दिया से फरक्का तक 560 किलोमीटर। इतना लिख लीजिए। ये कितने राज्यों से होकर जाता है, तो आप लिखिए, ये लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, जैसे ये उत्तर प्रदेश, बिहार, ये हो गया झारखंड, झारखंड, और एक हो गया पश्चिम बंगाल का मतलब वेस्ट बंगाल। लिख लीजिए इतना। ठीक, ये कब घोषित हुआ, तो इतना लिख लिए। इसी में क्या लिखेंगे, ये 1986 को घोषित हुआ। ये जो मार्ग शुरू हुआ वो 1986 घोषित किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो नेशनल वाटरवे प्रयागराज से हल्दिया तक, इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर तक है। हल्दिया से फरक्का तक 560, फरक्का से पटना तक 460 और फिर पटना से प्रयागराज तक 600 किलोमीटर है। इसकी जो शुरू, ये मतलब इसे खोला कब गया, 1986 में इसकी घोषणा हुई कि ये वाटरवे चलेगा। और ये कितने राज्यों से होकर जाता है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इतना लिख लेंगे। आगे चले ना, कोई परेशानी तो नहीं हुई यहाँ तक। चलिए, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो ये नदी कौन सी थी, आप जानते हैं ना, गंगा नदी, और उधर हुगली नदी। वही गंगा नदी दो भागों में डिवाइड हो जाती है, तो उसे हुगली नदी कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हुगली नदी हो जाएगी, इधर चली जाएगी जब भागीरथी हो जाएगी। और जब भागीरथी पश्चिम बंगाल, ये सॉरी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो उसे जमुना नदी कहते हैं। जिसे जमुना का मतलब पद्मा नदी है, पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। इधर से जो आती है नदी ब्रह्मपुत्र, वो होती है जमुना, मिल जाती है, तो उसका पूरा भाग ही पद्मा नदी कहलाता है। तो इसका जो भाग जाता है वो पद्मा नदी, लेकिन हम मुख्य रूप से जमुना कह रहे हैं। ठीक, इसके बारे में हम लोग देखे थे। कब देखे थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे, क्या, जब नदी हम पढ़ रहे थे। ठीक, दूसरा क्या है, नेशनल वाटरवे, नेशनल वाटरवे दूसरा, ये देख लिए ना। तो आप जानते हैं ये असम, आप जानते हैं असम, ये वाला क्षेत्र ऊपर वाला है हमारा अरुणाचल प्रदेश। असम यहाँ से जाता है, फिर इधर से आता है, इधर टच होता है। बीच वाला क्षेत्र होता है हमारा, ये वाला क्षेत्र हमारा होता है क्या, ये है मेघालय। और इससे ऊपर हमारा ये, तो यहाँ से सदिया और यहाँ है धुबरी। तो इसके मध्य क्या बहता है, यहाँ से आप जानते हैं कि इधर से नदी निकलती है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी। अलग अलग नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं और अलग अलग जगह दियंग नदी कहते हैं। यहाँ पास जमुना कहते हैं, यहाँ सांगपो कहते हैं, मतलब तिब्बत में सांगपो। तो ये सब बताया गया, नदियों वाले टॉपिक में देखेंगे। तो यहाँ से जो जलमार्ग आया है उसे क्या कहते हैं, यहाँ तक उसे कहते हैं नेशनल वाटरवे 2 कहते हैं। ठीक, तो नेशनल वाटरवे क्या हो गया, असम के सदिया से धुबरी तक, धुबरी तक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो असम के सदिया से धुबरी तक ये है, ये वाला। और ये किसका है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। जैसे वो गंगा नदी थी ना, गंगा नदी की, ये गंगा नदी पर बना हुआ था। हुगली नदी भी तो गंगा की शाखा ही थी ना। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, तो असम से सदिया तक 891, इसकी लंबाई अगर देखेंगे तो कितनी है, इसकी लिखते जाइए, इसको लिखते जाइएगा, बैठे मत रहिएगा। ठीक, 891 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई 891 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर है। जो इसकी शुरुआत हुई थी वो, मतलब इसकी घोषणा जो हुई 1988 में, 1 सितंबर
1988 में इसकी घोषणा हुई कि ये वाटरवे चलेगा, कि ये वाटरवे खोला जाता है। वो उसमें क्या हुआ, 1 सितंबर 1988 से इसकी घोषणा हो गई कि नहीं ये वाटरवे चलेगा। तो लिखने की जरूरत नहीं, ये क्या है धुबरी, ये क्या है सदिया। ठीक ठीक, तो इतना लिख लेंगे, आगे चले ना, लिख लीजिएगा। ये क्षेत्र आप जानते हैं असम वाला क्षेत्र है, उससे ऊपर आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, राज्य तो अब आप लोग को याद हो गया होगा, अगर मैप देख रहे होंगे तो याद हो गया होगा। तीसरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नेशनल वाटरवे। तीसरा ये है कोट्टम से, यहाँ देखेंगे केरल में स्थित है। ठीक है, केरल वाला कोल्लापुरम से कोट्टम तक स्थित है। तो ये वाला क्षेत्र है, उद्योग मंडल नहर पर है केरल में। ये कहाँ है, केरल में। उद्योग मंडल नहर जो है, उद्योग मंडल नहर, उद्योग मंडल नहर पर यह है नेशनल वाटरवे 3 है। कोई परेशानी तो नहीं। ठीक, ये कहाँ से कहाँ तक है, कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। तो कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। ठीक ठीक, लिखते जाइएगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लिखते जाइएगा। इसकी जो शुरुआत हुई, घोषणा हुई वो 1991 में। अच्छा, पहले इसकी जो घोषणा हुई वो क्या हुआ, इसकी घोषणा की यहाँ ये शुरू हो गया वो 1991 में। 1991, 1992 दोनों लिख ले, मतलब 1991 में हुई मुख्य रूप से। तो इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई, इसकी का मतलब नेशनल वाटरवे की बात हो रही है, 168 किलोमीटर। ठीक, तो 168 किलोमीटर इसकी घोषणा जो हुई है वो 1991 में कोल्लम से कोट्टापुरम तक उद्योग मंडल नहर पर स्थित है, केरल पर, नेशनल वाटरवे 3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, आगे चले ना, चलिए 5 तक देख लेते हैं। ये हो गया, और एक है, अब देखते हैं चौथा, नेशनल वाटरवे। नेशनल वाटरवे कौन सा, चौथा। नेशनल जो वाटरवे चौथा है, यहाँ काकीनाडा है आंध्र प्रदेश में, और काकीनाडा से लेकर आप देखेंगे यहाँ पास आप देखेंगे पुंडुचेरी है और मरक्का नाम है, तो वहां तक है, देखते हैं। और यहाँ पास आप देखेंगे काकीनाडा। ठीक, तो देखते हैं ये कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक, तो कहाँ से कहाँ तक है, ये हो गया काकीनाडा। काकीनाडा से मरक्का नाम तक है। काकीनाडा से मरक्का नाम, ये कहाँ है, ये है आंध्र प्रदेश में और ये है तमिलनाडु में। ठीक, इतना लिख लिए। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है। ठीक ठीक है, और आप देखेंगे जो अब क्या है इसके बाद, ये जैसे आप जानते हैं ना कि यहाँ पास गोदावरी कृष्ण नदी बहती है, तो अपनी जो डेल्टा बनाती है इसी क्षेत्र में बनाती है, यहाँ पर पानी पर्याप्त मात्रा में होता है, जिस कारण से यहाँ से चलता है। तो यहाँ पास जो नहर बनाई गई है, आप जानते हैं कि इधर जब वो होगा तो नहर बना दी गई है। आप जानते हैं यहाँ डेल्टा होगा, डेल्टा वाला क्षेत्र में तो पानी बिखरा रहता है, नहर बनाकर उसको गहरा करके उस पर वाटर वे चलाया जाता है, पानी एक प्रकार संरक्षित भी हो जाता है। तो क्या हो गया, एक जो बरकिंघम जो नदी है, वो नहर है, बरकिंघम नहर, पांडुचेरी लिख लिए,
चेरी नहर, ये सभी नहरों में ये चलता है, ये वाटर में नहर है। ठीक ठीक। बर्किंघम नहर, इसे याद रखिएगा, बर्किंघम नहर याद रखना है, वहाँ उद्योग मंडल नहर याद रखना है, यहाँ बर्किंघम नहर। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे तो आप इसके देख लिए ना, और सब देख लिए। चलिए अब इसको देखते हैं। इसकी जो लंबाई है उसको लिखते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 851, 850 मान लीजिए, लगभग 850 किलोमीटर। ठीक है, 1050 मान लीजिए इसे, 1050 किलोमीटर। ठीक, तो इसकी लंबाई कितनी? लगभग 1050 किलोमीटर कर लीजिए, लगभग। ठीक, तो लिख लीजिए। इसकी जो शुरुआत की वो 2008 में कहा गया, इसकी घोषणा हुई कि हाँ ये चलेगी, तो 2008 में इसको लिख लीजिएगा। ठीक ठीक। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, काकीनाडा से मक्कानाड तक हो गया। बर्गिंघम नहर याद ही रखना है, और इसकी लंबाई लगभग 850 किलोमीटर। 2008 में इसकी घोषणा हुई है, वाटरवे की घोषणा हुई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रफ करें ना। चलिए एक दो और देख लेते हैं। पांचवा, नेशनल वाटरवे 5। ये क्या है? आप यहाँ पर देखेंगे, जो इस पूरे क्षेत्र में चलता है, उड़ीसा में भी चलता है, और ओडिशा है पश्चिम बंगाल में। ये जो मताई नदी है, माताई नदी बहती है, और आप जानते हैं महानदी आप जानते हैं ना कि उड़ीसा में बहती है और छत्तीसगढ़ में। और एक नदी ब्राह्मणी नदी, इसी पर बनाया गया है, ब्राह्मणी नदी। इसी नदी पर क्या होता है? नेशनल वाटरवे घोषित किया गया 5 को। और हाँ, यही मुख्य रूप से है। ठीक, तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, माताई नदी, महानदी, ब्राह्मणी नदी, इसको घोषित किया गया 2008 में, इसे घोषित किया गया, तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक, नेशनल वाटरवे आप जानते हैं, उड़ीसा वाला क्षेत्र, ये वाला पूरा क्षेत्र, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र जानते हैं। यहाँ से छत्तीसगढ़ से क्या निकलती है? महानदी निकलती है, आगे बढ़ती है। माताई नदी भी यहाँ से निकल के आगे बढ़ती है। ब्राह्मणी नदी झारखंड से आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल से होते हुए उड़ीसा में जाती है। ठीक, तो उसी के सहारे क्या हुआ? इस पूरा मिला जुला हुआ रूप को क्या कह दिया गया? नेशनल वाटरवे 5 कह दिया गया। ठीक, रफ करें ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप देखें, हम नेशनल वाटरवे अब बस करते हैं, 5 हो गए। एक और लिख लीजिए, छठा जो है बराक नदी पर है, असम में है। आप जानते हैं ना, मणिपुर से एक नदी निकलती है, बराक या मेघना नदी, तो बराक नदी पर है, बराक नदी पर असम में है। 2013 में इसकी घोषणा हुई। तो नेशनल वाटरवे 6 असम में है। बराक नदी या मेघना नदी है, पश्चिम बंगाल मणिपुर से निकलती है ये नदी, बराक नदी, और असम से होते हुए ये वाले क्षेत्र में कहाँ आती है? बांग्लादेश में आकर किससे मिलती है? जो पद्मा नदी है, गंगा नदी जो यहाँ धारा गई है, उसी से जाकर मिल जाती है। ठीक, इसके बारे में कहाँ देखे थे? नदियों वाले टॉपिक में। तो नेशनल वाटरवे ये भी हो गया। इसी प्रकार छठा भी है, पश्चिम बंगाल में है, अजय नदी पर स्थित है। वो सातवां यहाँ है। 8वां केरल में है, 9वां भी केरल में है, 10वां महाराष्ट्र में। इस प्रकार बहुत सारे हैं। और सबसे जो 111वां वो है जुआरी नदी पर। जो आप गोवा देखते हैं ना, वहाँ 2 नदियां बहती है, मांडवी और जुआरी। तो जुआरी नदी पर क्या बनाया गया है? जो 111वां राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया है, मतलब घोषित किया गया है। ठीक, तो कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? इतना लिख लिए हैं। ठीक, इसके बाद हमको अब देखना है, जैसे बंदरगाह के बारे में देखना है। हमारे पास 13 सबसे बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह सबसे बड़े, जैसे कांगड़ा बंदरगाह यहाँ पास देखें, गुजरात में, इस वाले क्षेत्र में, जो कच्छ वाला क्षेत्र, यहाँ कांगड़ा बंदरगाह। यहाँ मुंबई में देखेंगे एक बंदरगाह, बड़े बंदरगाह की बात कर रहे हैं, कांगड़ा बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह यहाँ स्थित है। इसके बाद इसी बगल में है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। गोवा में आएंगे तो
यहाँ पास है मार्मागांव बंदरगाह हो गया। कर्नाटक में जाएंगे तो एक बंदरगाह जो सबसे बड़ा बंदरगाह वो न्यू मंगलूर बंदरगाह है। यहाँ है कोच्चि बंदरगाह। कहाँ है? केरल में। और तमिलनाडु में जाएंगे, तमिलनाडु में तूताकोरिन है। यहाँ जाएंगे तो मतलब चेन्नई वाला बंदरगाह पर स्थित है। और यहीं पास एन्नौर बंदरगाह स्थित है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। पारादीप यहाँ पास स्थित है उड़ीसा में। जैसे आगे बढ़ेंगे हल्दिया, और यहीं पास हल्दिया है और यहाँ कोलकाता है, दोनों मिलकर एक बंदरगाह बनाएंगे। 12 बंदरगाह ये बड़े होगा। एक अंडमान निकोबार पर है पोर्ट ब्लेयर भी एक बंदरगाह। तो पूरे 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह के यहाँ पास मांडवी बंदरगाह है, भावनगर बंदरगाह, पोरबंदर है, यहाँ पास रत्नागिरी है, कारनार है, कर्नाटक में कारनार हो गया। नीचे आएंगे तो कोझिकोड है। ये छोटे छोटे बंदरगाह हैं। इसके बाद यहाँ मछलीपट्टनम हो गया, इन्नौर हो गया। यहाँ जाएंगे तो जैसे मछलीपट्टनम यहाँ भी हो गया। यहाँ तमिलनाडु में नागपट्टनम हो गया, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में हो गया। ऊपर जाएंगे उड़ीसा में गोपालपुर। ये छोटे छोटे बंदरगाह। तो 200 छोटे छोटे बंदरगाह, 13 बड़े बंदरगाह। जो अभी 13 बताए गए ना, कांगड़ा से लेकर यहाँ तक हल्दिया और पोर्ट ब्लेयर तक जो बताए गए, मतलब विशाखापट्टनम को ये सबको मिलाकर जो बड़े बंदरगाह 13 बताए गए, ये 13 बड़े बंदरगाह हैं और छोटे बंदरगाह हैं। इसके बारे में हम लोग कल देख लेते हैं। तो 13 बड़े बंदरगाह अगर आप लिखना चाहें, जो बोल दिया गया लिख लीजिएगा, रोक कर लिख लेंगे, नहीं तो कल बता ही देंगे। कल मतलब बताना क्या है, इसी को लिखवाया, जो बताया गया इसी को लिखवा दिया जाएगा। और उसमें क्या करना है, जैसे कांगड़ा हो गया, मुंबई हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, मार्मागांव हो गया, न्यू मंगलूर हो गया, कोच्चि हो गया। ऊपर यहाँ पास जाएंगे तूताकोरिन हो गया, चेन्नई वाला एक बंदरगाह हो गया, और भी एन्नौर हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, पारादीप हो गया, हल्दिया और कोलकाता हो गया, और पोर्ट ब्लेयर। ये 13 बड़े बंदरगाह हैं। तो आप लोग लिख लेंगे, नहीं लिखेंगे तो हम लोग कल लिखवा देंगे। क्या है, इसी को लिखवाना ही तो, इतना लिखवा देंगे, छोटे छोटे बंदरगाह लिखवा देंगे। थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बता देंगे, कौन सा कृत्रिम है, कौन सा प्राकृतिक है। कृत्रिम और प्राकृतिक क्या है, कल ही देखते हैं। ठीक, तो समझ में आया? अगर बंदरगाह लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। तो इतना समझ में आया या नहीं? समझ में आया ना? ठीक, तो कल आगे देखें। कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ तक? ठीक, तो कल इसी के आगे चलते हैं। आप लोग बिल्कुल परेशान मत रहिए, हम लोग कंप्लीट देखेंगे। कंप्लीट जिस तरह देखते आ रहे हैं उसी तरह आगे भी देखेंगे, छोड़ेंगे नहीं ना। ठीक, कैसा लगा बताइएगा। हम लोग मिलेंगे कल। ओके।